आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम हमारे फ्रिक्शन के चैप्टर्स की जो क्विज है उनका सॉल्यूशन करेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिया था और अब हम हमारी क्विज को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन इज ए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो कैसा फोर्स है, ये हमने कंटिन्यू 2 चैप्टर में इसके बारे में पढ़ लिया है। तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी फ्रिक्शन के लिए 2 सरफेसेस का कॉन्टैक्ट में आना कंपलसरी है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी वहां फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन ऑलवेज, फर्स्ट ऑप्शन oppose the motion, helps the motion, both A and B या none of these। आपको अपने राइट आंसर का चूज करना है। फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज, मैंने बताया था कि जो आपका ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इनमें से राइट आंसर का चूज करो कि अब वो मोशन को रोकेगा या मोशन में हेल्प करेगा, ये दोनों होंगे। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑपोज द मोशन, यानी जो फ्रिक्शन है वो मोशन को रोकेगा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर सकते हैं? ऑयल, ग्रीस, पाउडर या ऑल ऑफ दीज। फ्रिक्शन को रिड्यूस और इंक्रीज में हमने कुछ ऐसे स्टेप्स देखे थे जिनका यूज करके हम इसको रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ऑयल का भी यूज करते हैं, ग्रीस का भी और पाउडर का भी, यानी हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जो सरफेसेस के बीच में, मान लो ये 2 सरफेसेस है, इनके बीच में जो इरेगुलरिटीज है, यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ऑयल और ग्रीस है वो आकर सारा फिल हो जाएगा। जब इन सरफेसेस के बीच में ऑयल, ग्रीस या पाउडर जो है वो फिल हो जाएगा तो इरेगुलरिटीज अब नहीं रहेगी। तो यानी आपने क्या कर दिया, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड, जो फ्लूइड्स के कारण फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन एंड ड्रैग। इतना तो हमें पता है, फ्लूइड के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन का मैंने आपको अदर नेम भी बताया था, वो अदर नेम क्या था? हमारा ड्रैग। तो हमारा राइट आंसर इसके अंदर रहेगा ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल, अगर आप डोर के जो हमने देखा होगा हमारे घरों में जो डोर है वो थोड़े टाइम में बहुत टाइट हो जाते हैं, बंद नहीं होते इजीली, तो हम क्या करते हैं, उसके जो हिंजेस है वहां पर हम क्या करते हैं, ऑयल लगा देते हैं। तो ऑयल लगाने का रीजन क्या है? वहां आप इंक्रीज कर रहे हो फ्रिक्शन को, डिक्रीज, डिसअपियर ऑल टुगेदर या विल रिमेन अनचेंज्ड, आप उसे अनचेंज कर रहे हो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को आप डिक्रीज कर रहे हो, आप उसे इजीली बंद करना चाहते हो। तो इजीली आप उसे बंद करना चाहते हो तो कब होगा, जब फ्रिक्शन कम होगा, यानी आप उसे अपनी तरफ पुश कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। आप क्या इजीली पुश कब कर पाओगे, पुल कब कर पाओगे उसे, जब अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कम होगा। तो आप फ्रिक्शन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, जो फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? रफनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस या ऑल ऑफ दीज। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है इसमें कि फ्रिक्शन की जो है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस। क्योंकि रफनेस पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर कोई सरफेस रफ है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो उसमें इंटरलॉकिंग कम होगी और फ्रिक्शन कम होगा। और अगर किसी सरफेस को आप प्रेस कर रहे हो, प्रेस करने से भी फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग टाइटली हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लूइड्स आर, यानी मैं जो फ्लूइड फ्रिक्शन हमने पढ़ा तो उसी में मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड का मीन क्या है। तो लिक्विड, गैसेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। आप राइट आंसर का चूज करो। जो फ्लूइड्स हैं वो कैसे होते हैं? फ्लूइड्स को हम लिक्विड बोलते हैं, गैस बोलते हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी, यानी जो लिक्विड और जो गैस है वो दोनों ही कैसे हैं, फ्लूइड हैं। फ्लूइड हमने किसे कहा था, जिसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, वो सब क्या है, फ्लूइड है। और जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसी कंटेनर के शेप को वो गेन कर लेता है, तो वो क्या है, फ्लूइड है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज ए स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन बोट, सेकंड एरोप्लेन, थर्ड ऑप्शन शिप एंड फोर्थ ऑप्शन आपका आता है ऑल ऑफ दीज। तो स्ट्रीमलाइंड जो ऑब्जेक्ट है आपको वो इसमें बताना है। स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जिसका आगे का जो हिस्सा है, आगे से वो ऑब्जेक्ट जो आपका है वो बहुत नुकीला होगा यानी पतला होगा पीछे के एरिया के कंपैरेटिवली, ताकि जो फोर्स लगेगा एयर का या वाटर का वो कम लगेगा। तो जो स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट है वो कौन से? तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। बोट, एरोप्लेन और शिप जो है ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए मैच स्टिक स्ट्रक ऑन ए मैच बॉक्स कैचेज फायर इजीली बिकॉज। जब आप मैच स्टिक को मैच बॉक्स पर रब करते हो तो वो इजीली जल जाती है, उसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन में कॉज फायर ऑफ केमिकल्स रिएक्शन, फोर्स हीटेड द मैच स्टिक एंड नन ऑफ द अबव। तो फ्रिक्शन जो मैच बॉक्स है वो किसके कारण जलना स्टार्ट हो जाती है? वो फ्रिक्शन के कारण जलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप रब करोगे, रब करने से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, हीट जनरेट होगा और जो केमिकल्स उनका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट ऑफ ए बाइसिकल टायर्स। यानी जो बाइसिकल्स के टायर वगैरह हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका रीजन क्या है? मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको बताना है कि बाइसिकल के जो टायर्स वगैरह वो बहुत जल्दी वियरिंग आउट हो जाते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है जब आप उसे चला रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो उनमें क्या है? रगड़ होगी, रोड और टायर के बीच में रगड़ होगी। जब रगड़ होगी तो धीरे धीरे वो जो टायर है वो आपका घिस जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्सेस। यानी आपके पास 4 बच्चे, आपने चारों को बोला है कि रोलिंग, स्टेटिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो लास्ट में सबसे बड़ा आएगा, तो यानी सबसे कम वैल्यू किसका होगा? रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होगा। फिर हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन फर्स्ट नंबर पे, रोलिंग सेकंड पे स्लाइडिंग और थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? व्हील्स का यूज होता है, व्हील्स का यूज होने के कारण फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी मोशन में है तो उसे इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रोलिंग के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है, बट स्टैटिक के कंपैरेटिवली कम है। क्यों कम है? क्योंकि स्टैटिक में इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो जाती है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सोल ऑफ शूज बिकम्स प्लेन आफ्टर वियरिंग इट फॉर सेवरल मंथ्स, द रीजन इज। जब आप बहुत टाइम तक शूज को पहनते रहते हैं आपके फुटवेयर्स को तो उनका सोल जो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वियरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, वियरिंग आउट ड्यू टू नो फ्रिक्शन, सोल इज ऑफ बैड क्वालिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा वियरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो आपके सोल हैं वो पुराने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हो तो स्टार्टिंग में तो उसमें ग्रूव्स प्रेजेंट है तो इंटरलॉकिंग टाइटली हो जाता है, लेकिन यूज करते करते जब बहुत टाइम तक आप उसको यूज कर लेते हो तो धीरे धीरे वो ग्रूव्स जो है खत्म हो जाते हैं, वो प्लेन हो जाता है, सोल क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, आपके चलने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, यानी जिस डायरेक्शन में आप पीछे की ओर फोर्स लगा रहे हो, अर्थ आगे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, तो उसके कारण क्या होगा? जो सोल है जब रगड़ उत्पन्न हो, रगड़ होगी, दोनों के बीच में रब होंगे, रब होने से क्या होगा? सोल धीरे धीरे खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको मैचिंग करना है कॉलम 1 का कॉलम 2 से। तो देखो फ्लूइड फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट्स, व्हील्स, स्प्रिंग बैलेंस, शेप ऑफ एरोप्लेन एंड रफ सरफेस एंड हीट जनरेशन। ये कॉलम 2 में आपको मैच करना है कि किसके साथ ये मैच होते हैं। तो देखो इसमें क्या आएगा? जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? इन इतने ऑप्शन में से आप चूज करें कि फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग बोलते हैं। लुब्रिकेंट्स जो है वो क्या करेंगे? फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? लुब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को डिक्रीज करेंगे क्योंकि वो उन सरफेसेस के बीच में टच हो जाएगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा? फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग बोलते हैं। फिर देखो जो लुब्रिकेंट्स है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कैसे? मान लो ये जो रफ सरफेसेस है दो, ये जो रफ सरफेसेस है यहाँ पर कौन आके फिल हो जाएगा? यहाँ पर लुब्रिकेंट्स जो है फिल हो जाएगा, यानी लुब्रिकेंट्स की एक लेयर बन जाएगी। जब लुब्रिकेंट्स की लेयर बन जाएगी तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के टच में नहीं आएंगे और जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कम हो जाएगा।
व्हील्स के कारण क्या होगा, हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होगा। स्प्रिंग बैलेंस, मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस क्या करती है, स्प्रिंग बैलेंस के एक एंड से आप किसी भी वेट को लगा दो तो वो जो आपने उसे उठाया कितना फोर्स लग रहा है वो उस फोर्स को मेजर कर लेती है। तो ये मेजर्स फोर्स। शेप ऑफ एरोप्लेन क्या करेगा, शेप ऑफ एरोप्लेन कैसी है, एरोप्लेन की शेप स्ट्रीमलाइन शेप होती है। रफ सरफेस क्या करती है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज्यादा तो मोशन नहीं हो पाएगा यानी फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगी। फिर आता है हीट जनरेशन, हीट जनरेट हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इनका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू किससे कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो आपको मैंने बताया था जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, तो लेस देन तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होता है। अगर यहाँ लिखा होता ग्रेटर देन तो आपका आंसर होता बोथ ए एंड बी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोबिल ऑयल इज यूज्ड इन स्कूटर्स एंड बाइक्स फॉर विच पर्पज, मोबिल और जो ऑयल है उसका स्कूटर और बाइक्स में यूज किया जाता है, उसका पर्पज क्या है, एज फ्यूल, फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। देखो मोबिल जो ऑयल है ये क्या करेगा, एक लुब्रिकेंट है, तो लुब्रिकेंट का हम यूज कब कर रहे थे, जब हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है तब यानी रिड्यूस करना तभी तो करें, डिक्रीज बोलो या रिड्यूस बोलो एक ही बात है। तो हम क्या बोलने करेंगे, हमारा राइट आंसर रहेगा फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई इज इट हार्डर to move a heavy box at rest across the floor than to keep it sliding, यानी एक जो हैवी बॉक्स है जो रेस्ट में उसको स्लाइड करवाना है तो किसका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपको ये पूछा है। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर, बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर एंड नन ऑफ दिस। तो देखो हमारा जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर। देखो व्हाई इज इट हार्डर टू मूव ए हैवी बॉक्स एट रेस्ट, जब एक कोई भी हैवी बॉक्स है वो जब रेस्ट में तो उसे मूव करवाना मुश्किल क्यों है, फ्लोर देन टू कीप इट स्लाइडिंग, यानी उसे स्लाइड करवाना फिर मुश्किल क्यों है, क्योंकि वहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू हाई होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है वो रेस्ट में है तो वहां पर स्टार्टिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। That comes into play when a body is just at the point of sliding over, यानी फिर जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दे, the surface of another body is called limiting friction, rolling friction, sliding friction and all of these, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो हाईएस्ट जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ओवर द सरफेस टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। उसके बाद हमारा जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देता है तो वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई इज ए कैरम बोर्ड यूजुअली पाउडर्ड बिफोर प्लेइंग, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो आप उस पर पाउडर का यूज क्यों करते हो, फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, फॉर डेकोरेशन, फॉर फ्रेगनेंस। तो हम उस पर जो पाउडर का यूज कर रहे हैं वो क्या करेगा, जो कैरम बोर्ड की जो रफ सरफेस है वहां पर जो उसमें ग्रूव्स प्रेजेंट है वहां पर जाकर पाउडर फिल हो जाएगा। पाउडर उसमें जब फिल हो जाएगा तो उसकी सरफेस किसमें चेंज हो जाएगी, स्मूथ सरफेस में चेंज हो जाएगी। और अब वो स्मूथ सरफेस क्या करेगी, इंटरलॉकिंग नहीं रहेगी। जब इंटरलॉकिंग नहीं रहेगी तो फ्रिक्शन क्या है, कम हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, फॉर डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी आप रिड्यूस भी बोल सकते हो डिक्रीज भी बोल सकते हो, यानी फ्रिक्शन को डिक्रीज या रिड्यूस करने के लिए हम वहां पर पाउडर का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच फोर्स
प्रिवेंट्स अस फॉर स्लीपिंग वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जब हम रोड पर चलते हैं हम स्लिप ना हो पाए, इस चीज के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, चलते वक्त हम स्लिप ना हो। मस्कुलर फोर्स ऑफ आवर बॉडी, ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ, फ्रिक्शनल फोर्स या बैलेंस्ड फोर्स ऑफ नेचर। तो जो हम चल रहे हैं तो हमारे चलने की जो डायरेक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो यानी आप जब चल रहे हो आपने अर्थ को पीछे की ओर फोर्स लगाया तो अर्थ आप पर आगे की ओर फोर्स लगा रही है, तभी तो आप चल रहे हो। और चलते वक्त हम स्लिप ना हो, जैसे केले के छिलके पर पाँव रखा आप स्लिप ना हो, तो इससे बचने के लिए क्या होगा, आपको स्लिप होने से कौन रोकेगा, यानी स्लिप होने का मतलब है कि मोशन होगा बहुत तेजी से, तो मोशन को कौन रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो रोकेगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इजियर टू परफॉर्म ऑन ए ड्रम ऑफ 10 kg। अगर आपको 10 kg का जो ड्रम है उसको कहीं पर मान लो ये आपको ऑप्शन दे रहा है ड्रैगिंग द ड्रम, यानी जो 10 kg का जो ड्रम है उसको इन चारों में से कौन सी एक्टिविटीज को करना आसान होगा उस 10 kg ड्रम के लिए। तो देखो उसको ड्रैग करना आसान होगा, उसको लिफ्ट करना आसान होगा, रोलिंग करना आसान होगा, या ऑल ऑफ अबव नीड द सेम एफर्ट। यानी और जितने भी ये आपको 3 कंडीशन दे रखे सभी में आपको सेम एफर्ट लगाना पड़ेगा। 10 kg के ड्रम के लिए आपको इनमें से कौन सी एक्टिविटी को करना आसान होगा, आपका क्वेश्चन ये है। तो देखो ड्रैग करना आसान नहीं है, आप उसको अपनी तरफ खींचोगे आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लिफ्ट करना, उसे उठाना भी आपके लिए आसान नहीं है, बट उसको रोलिंग करना आसान है। रोलिंग कैसे, आप उस ड्रम को व्हील्स पर रख दो और फिर आप उस पर फोर्स लगाओ तो आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो रोलिंग फोर्स लगेगा तो व्हील्स के कारण जो फोर्स है वो रोलिंग फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसका वैल्यू सबसे कम होता है, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग है बहुत कम हो पाती है। तो रोलिंग ड्रम, जो रोलिंग करना है ड्रम को, वो हमारे लिए आसान होगा। सोपी वाटर ऑन फ्लोर वुड मेक इट। जब आप किसी फ्लोर पर सोपी वाटर डाल देते हो तो वो उस फ्लोर को कैसा बना देता है, मोर क्लीन, डिफिकल्ट टू वॉक, मोर हाइजीनिक या इजियर टू वॉक। यानी जब आप सोपी वाटर जो किसी फ्लोर को कैसा बना देता है वो उसको कैसा कर देगा, बहुत ज्यादा स्मूथ कर देगा, उसकी सरफेस को स्मूथ कर देगा, तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो उस पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मोर क्लीन, डिफिकल्ट टू वॉक, ये इसमें ज्यादा राइट आंसर रहेगा। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो डिफिकल्ट टू वॉक रहेगा। मोर क्लीन एक जनरल सी बात है, ये नहीं होगा हमारा आंसर। इसमें हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो इसमें रहेगा डिफिकल्ट टू वॉक। हमारे लिए चलना उसमें मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्मूथ सरफेस हो गया और जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइन टू। जो फिशेस का जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन क्यों है, उसका रीजन क्या है। चेंज द डायरेक्शन, इंक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शन, फैसिलिटेट ब्रीथिंग एंड डिक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो स्ट्रीमलाइंड अगर कोई भी बॉडी है तो उसका क्या रीजन है, क्या पर्पस है उसको उस शेप में बनाने का। तो उसका पर्पस एक ही है कि स्ट्रीमलाइंड अगर मान लो बॉडी है तो बहुत कम एरिया पर जो है वो एयर का, वाटर का फोर्स लग पाएगा। तो फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन है तो यानी कि जो वाटर का जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा वो बहुत कम एरिया पर लग पाएगा और वो इजीली वाटर के अंदर मूव कर सकती है। तो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए उसका बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई द स्पाइक्स प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ एथलीट्स। यानी जो एथलीट्स के शूज है उसके अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है एज ए डेकोरेशन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, टू गिव शेप। जो स्पाइक्स उसके अंदर प्रेजेंट है, स्पाइक्स अगर प्रेजेंट है तो उसका शेप, उसकी सरफेस कैसी हो गई, रफ सरफेस हो गई। जब उसकी सरफेस रफ हो गई तो यानी इंटरलॉकिंग जो बहुत अच्छे से हो पाएगी। जब इंटरलॉकिंग अच्छे से उसमें हो रही है तो यानी कि वहां फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगा, यानी वो इजीली वॉक कर सकता है, स्लिप होने के चांसेस उनके नहीं रहते हैं। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए उनके शूज में स्पाइक्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के सेशन में हमने हमारा जो क्विज है उसको कंप्लीट किया है। अब जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।